हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्लास 12 एनसीईआरटी का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स में, उसका क्या लेक्चर नंबर 2 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया था, ध्यान से सुनिएगा। लेक्चर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है, कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसे हम कैसे ट्रीट करते हैं, उसमें कौन कौन से चैप्टर है, उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें हम लोग ने देखा था करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ईएमआई, अल्टरनेटिंग करंट। ये चैप्टर अभी हमें आगे पढ़ने हैं। ठीक है, तो वहां पर उसको उस तरह हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, उसमें क्या बातें होती हैं, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ क्या होता है और मेथड्स ऑफ चार्जिंग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ को भी समझने की कोशिश करेंगे, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 को। लेकिन लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले जो हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था उसे एक बार क्विक रिवीजन के फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और क्या एग्जांपल हो जाएगा, जैसे मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है ना, इसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या बात की थी कि चार्ज कि एसआई यूनिट क्या होती है, तो कूलॉम चार्ज की एसआई यूनिट होती है। सिंबल क्यू होता है, फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू IT होता है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसे हम सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं लिखा है 2Q + 3Q, तो उसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5Q। ठीक है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम्स लॉ। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम्स। ठीक है, दो चार्ज होते हैं, उसमें अगर फोर्स लगती है तो उसे कैसे निकालते हैं, कूलॉम्स लॉ, जिसे आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि मान लीजिए चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंस होता है। चार्ज स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है, बट जो मास होता है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। फार्मूला था क्या था, फार्मूला था m = m0 / √1 - v²/c² का फार्मूला था। m0 क्या होता है, m0 रेस्ट मास होता है, बट मास चेंज होता है बट नेग्लिजिबल चेंज होता है। ये एक मतलब ह्यूज अमाउंट में कब चेंज होगा, अगर हमारी स्पीड क्या, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाए तो डिनोमिनेटर क्या 1 से बड़ा हो जाएगा, तब ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, जो कि पॉसिबल है नहीं। ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल भी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम अपनी स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कर पाए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ध्यान से सुनिए, ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, और उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, उसे समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मतलब अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, मतलब जो चार्ज अवेलेबल होगा वो किस अमाउंट में होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होगा। क्या, क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज्ड होगा मतलब फिक्स्ड अमाउंट में वो हमेशा अवेलेबल होगा। इस शब्द को आप समझने की कोशिश करिए। क्वांटाइजेशन मतलब ही होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, और उस फिक्स्ड अमाउंट को हमने क्या कहा था, जिसे हमने एक स्मॉलेस्ट यूनिट कह दी, एक फंडामेंटल यूनिट कह दी, क्या, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कहा, फंडामेंटल चार्ज कहा। और उस 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसे हम -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम कहते हैं, उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। 10⁻31 किलोग्राम, अगर आप उसे नीचे ले आएंगे 10⁻31 से डिवाइड कर दीजिए छोटी, तो सोचिए आप वो वैल्यू कितनी छोटी हो जाएगी। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ही कम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, 1 mu कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस पूरे जो पहला पार्ट था उसका एक क्विक रिवीजन देखा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग के 3 पार्ट हैं। कैसे किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं, किसी एक चार्ज बॉडी से किसी एक अनचार्ज बॉडी को कैसे हम चार्ज कर सकते हैं, और इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा। क्या क्या क्या, ध्यान से सुनिए, ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा।
बॉडी कैसे चार्ज होगी, एक बॉडी से हम दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर कर देंगे। और इसके लिए हमारे पास तीन मेथड हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बिल्कुल एकदम टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करिए। कंडक्शन मतलब क्या होता है, कंडक्शन मतलब होता है जब हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में ला देंगे। क्या, जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में ला देंगे तब जो ट्रांसफर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन। आप इसे इस तरह से याद कर लीजिए, C फॉर कंडक्शन एंड C फॉर कांटेक्ट। मतलब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के जब हम कांटेक्ट में लाएंगे तो ये जो चार्ज बॉडी है और ये जो अनचार्ज बॉडी है, इसमें क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा और ये बॉडी भी चार्ज हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या होता है, चार्जेस बाय इंडक्शन। इंडक्शन मतलब चार्ज क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। इसमें हम कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, चार्ज इसमें क्या होगा, इंडक्शन होगा। और आप लोगों ने अगर हम डेली लाइफ की एक्टिविटीज में देखें तो हो सकता है जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि जैसे मान लीजिए कभी आपके घर में लाइट कम आ रही है ना, तो घर के लोग क्या कहते हैं कि जाओ अर्थ में पानी डालो या नमक डालो, अर्थिंग होती है ना, तो बस वही है इंडक्शन का प्रोसेस। ठीक है, इंडक्शन के प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। और फ्रिक्शन, ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट को हम लोग रब करते हैं तो चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। उसमें काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसमें थर्मल एनर्जी आ जाती है और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, आयनाइज हो जाता है, आयनाइजेशन हो जाता है उसका, और वो एक स्टेबल स्टेट से दूसरे स्टेबल स्टेट में जंप कर जाता है। ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद फिर हम लोग कूलॉम्स लॉ को बात करेंगे कि कैसे कूलॉम्स लॉ इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस पे बेस्ड है। इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन। इंटरेक्शन मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन को जब हम एक कंबाइंड फॉर्म में बताते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरेक्शन। और उसके बाद वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस जो आपके पीरियोडिक होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, अब हमारा जो पहला टॉपिक है क्या है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, उसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिए। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हमारे पास तीन मेथड हैं। कितने मेथड हैं, ध्यान से सुनिए। कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तीन मेथड से हम किसी एक चार्ज बॉडी से किसी एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। कंडक्शन मतलब होता है, कंडक्शन में होता है क्या, कांटेक्ट। मतलब इसमें बॉडी क्या होंगी, आपस में कांटेक्ट होंगी। उसमें इंडक्शन में नॉट कांटेक्ट, इसमें बॉडी क्या होंगी, आपस में कांटेक्ट नहीं होंगी। और जो फ्रिक्शन होता है इसमें हम क्या करते हैं, रबिंग करते हैं। दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया और उसके वजह से जो चार्ज का ट्रांसफर होगा उसे क्या हम लोग बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे कि ये होता है फ्रिक्शन बाय, इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। उसके बाद ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग हो गए। अब चलिए एक एक चीज को बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में जो हमारा पहला पार्ट है क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, उसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन इसमें क्या होगा, जो दोनों बॉडीज होंगी, बॉडीज आर इन कांटेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो बॉडी होंगी, जो दो बॉडी होंगी वो क्या होंगी, कैसे होंगी, कांटेक्ट में होंगी। ठीक है, कैसे होंगी, ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक निगेटिवली चार्ज बॉडी है, एक क्या है, निगेटिवली चार्ज बॉडी है। निगेटिवली चार्ज का मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ही ज्यादा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ज्यादा है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने एक न्यूट्रल बॉडी, क्या न्यूट्रल बॉडी को इसके कांटेक्ट में रख दिया।
ये कैसी बॉडी है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रल बॉडी का कभी ये मतलब नहीं होता है कि इसमें चार्ज ही नहीं है। न्यूट्रल बॉडी हम उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के। मान लीजिए 2 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने एक दूसरे को खा लिया और क्या बचा, चार्ज हो गया न्यूट्रल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और ये न्यूट्रल बॉडी है। तो आप हमें बताइए क्या आपको ये बात नहीं पता है कि कोई भी चीज अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करती है। बिल्कुल ये बात आपको पता होगी, 9th से आप ये बात पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है कि नहीं, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो नहीं करेंगे, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल फ्लो करेंगे। तो कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो बॉडीज हैं इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे और ये जो दूसरी बॉडी है इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन हो, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से दूसरी बॉडी में आ जाएंगे। तो इसे हमने क्या बोला, इसे हमने बोला कंडक्शन। और कंडक्शन में क्या होती है, बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या क्या हो सकते हैं, तो उसका क्या आंसर होगा, मेथड्स ऑफ चार्जिंग है हमारे पास 3 स्टेप है, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। उसके बाद इंडक्शन में क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिए। इंडक्शन में हमें बताया गया बॉडी आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। इसमें बॉडीज क्या होंगी, कांटेक्ट में नहीं होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ध्यान से समझिए। इसमें बॉडीज अगर कांटेक्ट में नहीं है तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। इसमें जो हमारे पास पहला तरीका है, फर्स्ट वे, पहला तरीका क्या है कि अगर हम किसी नेगेटिवली चार्ज बॉडी को किसके पास रख दें, किसी एक न्यूट्रल बॉडी के पास रख दें। ठीक है, देखिए हमने इसे आपस में ज्वाइन नहीं किया है, कांटेक्ट में नहीं रखा है, थोड़ी सी डिस्टेंस है। ठीक है, अगर आपको तब भी कंफ्यूजन हो रही है तो रुकिए, थोड़ा और दूर फिगर को बना देते हैं ना, कंफ्यूज मत होइएगा। ये कैसी बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है। ये कैसी बॉडी है, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। अब आप बताइए, ये यहाँ पर निगेटिव चार्ज है और इस बॉडी में जहां पर आपको चार्ज नहीं दिख रहा है, जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या वहां पर इस नेगेटिवली चार्ज को देखकर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पोलराइज नहीं होगा, क्या होगा, पोलराइज होगा। तो यहाँ पर चार्ज का पोलराइजेशन होगा और इस नेगेटिव चार्ज के पास क्या आ जाएगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या आपको, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस बॉडी में जो न्यूट्रल बॉडी पहले दिख रही थी, इसमें चार्ज का पोलराइजेशन हुआ और नेगेटिव चार्ज के पास क्या होगा, चार्ज पोलराइज होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर यहाँ पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा, इधर नेगेटिव होगा। ठीक है, इतना बात तो सबको समझ में आ गई। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम इस जगह पर एक दूसरी बॉडी को टच करा देंगे और अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो हो जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ, यहाँ से यहाँ फ्लो हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलता है, ध्यान से सुनिए। हमने ये एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लिया, ठीक, ये हमें नेगेटिवली चार्ज मिले और जो हमें फाइनल में क्या मिला, ये जो चार्ज है ये इस बॉडी में चला गया और ये जो नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज हमें मिल गया। ठीक, तो इस तरह से हमने चार्ज को क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेपरेट कर दिया और ये देखिए ये हमें पॉजिटिव चार्ज मिल गया। ठीक है, इस तरह देखिए हमने चार्ज को क्या आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास फर्स्ट वे है किसका, मेथड ऑफ चार्जिंग थ्रू इंडक्शन। उसके बाद फिर अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, फ्रिक्शन की वजह से हम कैसे किसी दो बॉडीज को आपस में फ्रिक्शन के थ्रू उसमें हम चार्ज का ट्रांसफर करेंगे। तो फ्रिक्शन में क्या बताया गया है, मान लीजिए आपके पास, इसमें हम क्या करेंगे, रबिंग करेंगे।
रबिंग करने के वजह से होगा क्या, रबिंग करने के वजह से उसमें क्या, उसमें मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी आ गई, उसमें क्या होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और इस काइनेटिक एनर्जी के वजह से उसमें क्या, थर्मल एनर्जी आ जाएगी। थर्मल एनर्जी, थर्मल मतलब होता है वो एनर्जी जो किसके वजह से, हीट के वजह से जनरेट हो। मान लीजिए आपने अपने दोनों हैंड को रब किया, फ्रिक्शन हो रहा है ना, बट वहां पर क्या होगी, थर्मल एनर्जी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि उसके बीच में क्या, हीट के वजह से जो एनर्जी डेवलप हो उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल एनर्जी बोलेंगे। इसके वजह से जो चार्ज होगा, जो चार्ज होगा वो क्या होगा, आयनाइज होगा। जो चार्ज होगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, उसके पास एनर्जी आ जाएगी। और जब किसी के पास एनर्जी आ जाएगी, जब किसी के पास एनर्जी आ जाती है तो वो क्या करता है, इधर उधर मचलने की कोशिश करता है, इधर उधर भागेगा, और जब वो इसीलिए वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या बताया गया, मान लीजिए ये आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पर ये आपके पास कोई दूसरी बॉडी है, ठीक है, ये दो बॉडी हैं। उसके बाद इसमें क्या हुआ, मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, रबिंग की, और जब हमने रबिंग किया तो जो चार्ज हुआ, जो चार्ज हुआ क्या हुआ, आयनाइज हुआ। जो चार्ज हुआ वो क्या हुआ, आयनाइज हो गया। और जब चार्ज आयनाइज हो गया तो वो इस बॉडी से इस बॉडी में कूदने लगेगा, इस बॉडी से इस बॉडी में कूदने लगेगा। क्या बात क्लियर है क्या? तो यहाँ पर इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज क्या होगा, कूदने लगेगा। और इस तरह से हमने चार्ज को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ 3 मेथड थे, मेथड ऑफ चार्जिंग जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हमारे पास 3 मेथड होते हैं, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन 3 मेथड से हम किसी एक चार्ज बॉडी से किसी एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर लेते हैं। चलिए, जो अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ किस पर बेस्ड है, कूलॉम्स लॉ बेस्ड है based upon interaction of charges, interaction of charges, charges के इंटरेक्शन पे बेस्ड है कूलॉम्स लॉ। इंटरेक्शन मतलब क्या हो गया, जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो। इंटरेक्शन मतलब हो गया अट्रैक्शन प्लस रिपल्सन, जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होगा, जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होगा उसमें क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरेक्शन बोलेंगे। ये टर्म आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद इसे चलिए एक फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक क्या है, निगेटिवली चार्ज बॉडी है, इस पर कितना चार्ज है, -Q है। क्या इतने में कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक दूसरी बॉडी है, इस पर भी कितना चार्ज है, -Q है। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या नोटिस करते हैं कि हम इसे मान लेते हैं फर्स्ट बॉडी। इसे क्या हमने मान लिया, इसे हमने मान लिया फर्स्ट बॉडी, और इसे हमने मान लिया सेकंड बॉडी। तो अब हम निकालने जा रहे हैं कि इस चार्ज के वजह से इस पर कितना फोर्स होगा और इस चार्ज के वजह से इस पर कितना फोर्स होगा। तो पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगता है वो किस पर लगता है, वो लगता है लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस। इस सेंटर के, इस चार्ज के वजह से इस बॉडी के जो सेंटर पर, इस सेंटर पर चार्ज लगेगा, और इस बॉडी के वजह से इस बॉडी के सेंटर पर चार्ज लगेगा। ठीक है, मतलब फोर्स लगेगी। ठीक है, तो इस पर फर्स्ट चार्ज के वजह से जो सेकंड चार्ज पे, अब बताइए आप, ये निगेटिव चार्ज है, ये क्या है, ये निगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव निगेटिव सेम चार्ज है। अगर सेम चार्ज है तो क्या रिपल करेंगे, जी हाँ बिल्कुल। इसने इसको क्या किया, रिपल किया। तो किस पर फोर्स लगी, सेकंड पर। किसने लगाया,
फर्स्ट ने लगाया तो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज की वजह से ये हो गया, इसे हमने क्या कहा F21। उसके बाद अब हम देखते हैं इस पर कितनी चार्ज लगेगी, तो इस नेगेटिव चार्ज ने इस पर कितनी फोर्स लगाई, ये भी निगेटिव क्या रिपेल करेगा, जी हाँ बिल्कुल, अगर रिपेल करेगा तो इस पर क्या फोर्स लगेगी, फोर्स किस पर लग रही है, फर्स्ट बॉडी पर, कौन लगा रहा है, सेकंड बॉडी, तो इसे हम क्या बोलेंगे F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड। बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, आपको इस चैप्टर में पता नहीं कितने बार लिखा मिलेगा F21, F12 और आप उस जगह पर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। लिखा है F21 मतलब फोर्स किस पर लग रही है, 2 पर, कौन लगा रहा है, 1 पर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मान ले इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, तो जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 एंड Q2 के, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r² के, इक्वेशन नंबर 2। अगर इसे हम कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन किया तो हमें क्या मिला, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने क्या किया, इसे हमने कह दिया F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। और ये जो K होता है ये एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस, एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए इस जो K की वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, इसकी यूनिट हो गए। क्या बताया गया, ध्यान से सुनिए, फिर से बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड बॉडी पर चार्ज लगाया किसने, फर्स्ट ने, तो उसे F21 कह दिया। जो फर्स्ट बॉडी पर चार्ज लगाया सेकंड ने, उसे F12 कह दिया। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 एंड Q2 के। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब उतना ज्यादा फोर्स होगा जितना Q1 और Q2 की वैल्यू होगी। मतलब जैसे मान लीजिए अगर ये -Q और -Q की जगह -2Q और -2Q आ जाए तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। जब हमने इसे कंबाइन किया तो हमें क्या मिल जाता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या था, ये कूलॉम्स लॉ था। चलिए अब आगे देखते हैं। और जो ये F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। और आप एक बात से बिल्कुल समझ लीजिए कि जो फार्मूला है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², ये कहीं ना कहीं उस फार्मूले से सिमिलर है जो हमने पढ़ा था किसमें, क्लास 11th में, जो होता है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। पढ़ा होगा आपने फार्मूला ग्रेविटेशनल में, ठीक है। F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r², ठीक है। तो अब आगे हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फोर्स है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर मतलब होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो प्लस उसके पास क्या हो, डायरेक्शन भी हो, ठीक है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ को, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म को पहले से पढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए कि वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो आपने क्लास 11 पे पढ़ा होगा वेक्टर क्या होता है, बट हो सकता है आपको वो याद ना हो, तो चलिए कोई बात नहीं।
देखिए वेक्टर क्या होता है, फिजिक्स में जो क्वांटिटीज हैं वो दो हैं, या तो वो स्केलर होगी या तो वो वेक्टर होगी। स्केलर मतलब उसे हम सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस। मान लीजिए आप ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गए, उसके बाद बी पोजीशन से सी पोजीशन तक गए, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आप सीधे ए से सी की डिस्टेंस निकालनी है तो आप ए से बी प्लस बी से सी कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या पता चला कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसे हम सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन का जिक्र हो जाता है कि मान लीजिए ए से बी आप नॉर्थ में की तरफ गए और बी से सी आप कहाँ ईस्ट की तरफ चले गए या वेस्ट की तरफ चले गए, तो आप बताइए आप उसे कैसे ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए कुछ डिफरेंट फार्मूले हैं, कुछ डिफरेंट लॉ हैं, जैसे वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल लॉ बना दिए गए हैं कि अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो इसे पॉजिटिव ले लिया, अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उसे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर मतलब क्या होता है, वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में जिसके पास डायरेक्शन के साथ साथ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके पास क्या हो, डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए अब एक बार ये समझ लीजिए, स्केलर इसके पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और जो वेक्टर क्वांटिटी होंगी इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा प्लस डायरेक्शन होंगे, मैग्नीट्यूड के साथ इसमें डायरेक्शन भी होंगे। मान लीजिए स्केलर में क्या बताया गया, स्केलर में जैसे डिस्टेंस क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर में जैसे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सीलरेशन, जहां जहां आपको डायरेक्शन का जिक्र आ जाए आप ये समझ लीजिए कि वो कैसी क्वांटिटीज हैं, वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और अब मैग्नीट्यूड का मतलब आप ये समझ लीजिए, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया जैसे 2 मीटर, तो ये जो 2 लिखा है, ये जो 2 लिखा है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। और अगर यही लिख जाए 2 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, जो ये हुआ टूवर्ड्स ईस्ट, इसकी डायरेक्शन हो गई। तो अगर इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है तो इसे हमने क्या कह दिया, हमने इसे कहा कि आप कैसी क्वांटिटीज हैं, आप एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या बात क्लियर है क्या, ठीक है। बिल्कुल आसानी से समझने वाली बात है, इसमें कुछ नहीं है। चलिए अब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ को देखते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ में क्या बताया गया है, मान लीजिए आपके पास एक Q1 चार्ज है और एक कैसा चार्ज है, Q2 चार्ज है। एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, और इन पे जो एक दूसरे के वजह से जो फोर्स लगेगी वो फोर्स लगेगी इनके सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस, ठीक है। तो इस पर फोर्स लगाएगा ये, और ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, तो सेकंड पे जो फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इस पर जो फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। आप बताइए इसकी और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस टाइम फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। क्या बात समझ में आई क्या, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी डिस्टेंस को क्या r कंसीडर कर लें, इसकी डिस्टेंस को क्या r कंसीडर कर लें, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, r हो गई, इसे मॉड r कर लेते हैं। और इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मानी है उसे हमने माना है r2 माइनस r1, और इस डायरेक्शन में जो हमने डिस्टेंस माना है उसे हमने क्या माना है, रुकिए, उसे हमने माना है r1 माइनस r2, r1 माइनस r2। क्या बात समझ में आई क्या,
बिल्कुल आसानी से समझने वाली बात है। अब चलिए निकालते हैं फोर्स F12 निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप बताइए K, बिल्कुल सही, फिर होगा Q1 Q2 अपॉन मॉड R का स्क्वायर, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो फोर्स की वैल्यू हो गई, बट फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हमें इसकी डायरेक्शन निकालने की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब हम इसकी डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे समझिएगा। इसकी डायरेक्शन को हमने क्या माना है, इसकी डायरेक्शन को हमने माना है R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये क्या होगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का कैप। कैप मतलब होता है यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन। मान लीजिए ए वेक्टर का कैप क्या होगा, ए वेक्टर का कैप होगा वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर का जो कैप होगा, कैप मतलब यूनिट वेक्टर, मतलब मान लीजिए हमने माना 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो यहां पर किसी वेक्टर का कैप क्या होगा, वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर का कैप क्या होगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का जो कैप होगा ये हो जाएगा ये वेक्टर, मतलब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्या बात क्लियर है क्या। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर चिपकाते हैं, चलिए देखते हैं क्या मिलता है। F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन मॉड R का स्क्वायर, और इस वेक्टर की जगह हमने इसे चिपका दिया, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब आप बताइए इस मॉड R की जगह, इस मॉड R की जगह हम R1 माइनस R2 वेक्टर नहीं लिख सकते, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, इसकी जगह हमने R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड रख दिया, और ये क्या था, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब ये देखिए, अब डिनोमिनेटर में यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पावर 1 है, तो इसे हम क्या ऐड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब इन ब्रैकेट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्या बात क्लियर है क्या। तो यही है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब F12 आपने निकाल लिया, अब हम F21 देखते हैं क्या आता है। तो F21 आएगा, डायरेक्ट यहां से निकालने की कोशिश करते हैं, K Q1 Q2 अपॉन ये R1 माइनस R2 वेक्टर है, तो यहां पर जब इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब इन ब्रैकेट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्या बात समझ में आएगा, बिल्कुल। F इज इक्वल K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 वेक्टर का क्यूब और R1 माइनस R2 वेक्टर हो गया। और ये क्या हो गया, F21 क्या आया, कि Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब इन ब्रैकेट R2 माइनस R1 वेक्टर। ये हमें यहां से मिल जाता है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या बताया गया, अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया गया है कि जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक है और जो F ग्रेविटेशनल है, इन दोनों का जो रिलेशन है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और F इज इक्वल टू Gm1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये कैसे आपस में सिमिलर है या इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सिमिलरिटी क्या है, देख एक बार सिमिलरिटी को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या सिमिलरिटी है, एक्ट्स along सेंटर ऑफ चार्जेस, ये भी एक्ट्स along सेंटर, ये दोनों बॉडीज क्या होती है, आपस में एक दूसरे के सेंटर
एक दूसरे के सेंटर पर एक्ट करती हैं। और उसके बाद इसमें क्या बताया गया है, ये दोनों बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये दोनों क्या फॉलो करेंगे, इनवर्स स्क्वायर लॉ। कैसे, एक बार समझ लीजिए, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह से F इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया और F ग्रेविटेशनल G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से हमें क्या मिला, F ग्रेविटेशनल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, ये दोनों क्या फॉलो करती हैं, बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, और ये दोनों फोर्स एक्ट करती हैं अलोंग द चार्ज ज्वाइनिंग सेंटर टू सेंटर। ठीक है, उसके बाद इसमें डिफरेंस क्या बताए गए हैं, when you are talking about the difference between F electrostatic and F gravitational, ठीक है, तो क्या बताया गया है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें ये फोर्स हो सकता है कि क्या करे, आपस में अट्रैक्ट करे या रिपल करे। तो ये हो सकती है अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। और जो F ग्रेविटेशनल है, ये हमेशा, आप हमेशा ये बात नोट कर लीजिए कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी को हमेशा क्या अट्रैक्ट करेगी, एक मास हमेशा दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करता है। इसीलिए न्यूटन बाबा ने बताया था कि वो एप्पल जो गिरा था वो कहाँ गिरा था, जमीन पर गिरा था। ठीक है, तो हमेशा ये कैसी होंगी, F ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव होंगी। ठीक है, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एज वेल एज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, और F ग्रेविटेशनल हमेशा क्या होंगी, ये हमेशा अट्रैक्टिव ही होंगी। और इसके बाद इसमें दूसरा डिफरेंस क्या आ जाता है, जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये किस पर, मीडियम पे डिपेंड करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो K होता है ये मीडियम कांस्टेंट होता है। मीडियम कांस्टेंट होता है, जिसकी एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू होती है K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट अपॉन मीडियम। क्योंकि ये जो F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर है, और ये जो G है ये क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या हो कहता है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। मतलब ये पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने चार्जिंग मेथड्स ऑफ चार्जिंग को डिस्कस किया और कूलॉम्स लॉ को डिस्कस किया। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को अब हम लोग यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हमारी मेहनत पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।